बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हुआ और 1 साल मुकम्मल होने पर अपोजिशन ने पूरे मुल्क के अंदर यौम स्याह मनाया और ये कहा कि जो इंतखाबात हुए वो धांधली ज़दा थे और मौजूदा हुकूमत के जो दावे हैं मैशत के हवाले से ये सारे जाली दावे हैं। जबकि हुकूमत ने यौम तामीर और तरक्की मनाया और ये ऐलान किया कि जो 1 साल के दौरान मुआशी कारकर्दगी हुई उसका आज हर कोई मोतरफ है। हुकूमत दावेदार है कि स्टॉक मार्केट 1 साल पहले जो 60,000 रुपये थी आज 1,10,000 रुपये है। शरह सूद जो इस 1 साल पहले 20% थी वो कम होकर 12% पे आ चुकी है। जबकि तरसीलात ज़र जो है वो इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर जो है वो बढ़ चुकी हैं और ख़ास तौर पर अगर ज़र मुआवजा के ज़खायर की बात की जाए तो वो जो 4 अरब डॉलर थे अब कहीं बढ़ के 17 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ महंगाई जो 28% थी अब 6% पे आ चुकी है और हुकूमत ये दावा करती नज़र आती है कि आने वाले दिनों में मैशत और बेहतर होगी। हुकूमत के मुखालफिन भी हुकूमत की तारीफ़ करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन क्या जो आज दावा है अपोजिशन का यौम स्याह मनाते हुए वो वाकई दुरुस्त है कि ये सारे दावे बेबुनियाद हैं? दूसरी तरफ आज जो एहतजाज हुआ स्वाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा किया, क्या इस जलसे के असरात मुल्की सियासत पर क्या पड़ेंगे? उसके साथ साथ पूरे मुल्क में जो एहतजाजी मुजाहरे करने की कोशिश की गई, दफ़ा 144 का नफाज हुआ, रोका गया और पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो कहीं काबिल ज़िक्र एहतजाजी मुजाहरा ना हो सका। उसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये करार देती है कि हमारे कारकुनों की गिरफ्तारी हुई, हमारे रहनुमा गिरफ्तार कर लिए गए और हमें एहतजाज करने की इस मुल्क में इजाज़त नहीं दी जा रही। मौला फजल रहमान जिनसे इत्तेहाद के लिए हुकूमत भी बेचैन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाना चाहती है। उन्होंने 2024 के इंतखाबात को धांधली ज़ला करार देते हुए ये भी कहा कि जो KPK की हुकूमत है वहाँ भी फॉर्म 47 का इस्तेमाल हुआ, वहाँ अक्सरियत जो है वो धांधली के ज़रिए दिलवाई गई। तो क्या फिर अपोजिशन जमातें जो एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम लगा रही हैं किसी इत्तेहाद में शामिल हो पाएंगी? इसका भी जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर और स्वाबी जलसे के बारे में भी तफसीलात लेंगे कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा कितना मुतासर कुन रहा। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार जनाब सजाद मीर साहब। सजाद मीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं इसार राणा साहब सीनियर तज़कियाकार और सीनियर सहाफ़ी, जबकि लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मोहम्मद उस्मान साहब सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार मौजूद हैं। उस्मान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। कुछ ही देर बाद आपको लिए चलेंगे पेशावर, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे ब्यूरो चीफ लिहाज अली। हम उनसे पूछेंगे सबसे पहले कि आज स्वाबी का जलसा कितना मुतासर कुन था। जो तहरीक इंसाफ दावेदार थी कि ये एक बहुत बड़ा तारीखी जलसा होगा जो ये तय करेगा कि हमने इस्लामाबाद की तरफ दोबारा जाना है और जिस तरीके से वहाँ तकारीर की गई उसमें भी इस अज़म का इजहार किया गया कि अब मार्च होगा इस्लामाबाद की तरफ। गोया तहरीक इंसाफ सड़कों पर आती हुई दिखाई देती है। लिहाज अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि आज का जलसा कितना कामयाब इसे कहा जा सकता है? नुसला मलिक साहब, 2 जलसे किए थे सवाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद, और दोनों में जो तादाद थी वो तकरीबन 20 से 25 हज़ार तक थी, लेकिन आज के जलसे में इसकी तादाद जो है वो आधे से भी कम थी। तवक्को की जा रही थी कि बड़ी तादाद में लोगों को निकाला जाएगा, लेकिन लोगों को तादाद में नहीं निकाला गया। ये एक बहुत बड़ा फर्क था कि और इससे पहले जलसे की जो तैयारियां की जाती है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से न होने के बराबर थी। यानी न कोई जुलूस निकाला गया, न कोई कारकुनों की कॉर्नर मीटिंग की गई, न पार्टी को मोटिवेट किया गया। सिर्फ जुनैद अकबर थे जो पार्टी को मुतहर्रिक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसे वो सपोर्ट हासिल नहीं थी जिस तरह पहले वाले जलसों को हासिल थी। तो ये सवाबी का जलसा जो पहले 2 जलसे हुए हैं, जिसमें आपके इल्म में भी होगा कि ये 26 नवंबर की जो तारीख थी ये भी सवाबी की जलसे में दी गई थी। तो ये वाला जो जलसा था आज वाला, ये एक मैदान में किया गया था। इससे पहले वाले जो जलसे थे वो मोटरवे टोल प्लाजा के करीब किए गए थे, तो तादाद काफी कम थी। कारकुन उस तरीके से चार्ज नहीं थे जिस तरह पहले से चार्ज थे। नुसला मलिक साहब, एक बुनियादी नुक्ता जो है वो ये था कि आज यौम स्याह की तकरीब थी। तवक्को की जा रही थी कि वो लोग जिन्हें फॉर्म 47 या फॉर्म 45 के जरिए हराने की कोशिश की गई है या उन्हें हराया गया है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है, उन लोगों को तकारीर करने का मौका दिया जाएगा।
ऐसा कुछ नहीं था। तैमूर सलीम झगड़ा और कामरान बंगश जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो यहाँ पर पेशावर से ताल्लुक रखने वाले रहनुमा हैं, जिनके मुतालिक बताया जाता कि वो जीत चुके हैं लेकिन उसे हराया गया है, उन्हें भी इस मेन जो तकरीर थी उन्हें मौका नहीं दिया गया। जी ये बताइएगा लिहाज साहब बड़ा मुख्तसरन के आज ये भी कहा गया कि वहाँ स्वाबी में लाहौर से भी लोग गए, पहले ये कभी कम ही हुआ है कि लाहौर से या पंजाब के अजला से लोग गए हों स्वाबी जलसे के अंदर। अगर लाहौर से भी लोग गए, बाहर से भी लोग आए तो 8-10 हज़ार का जलसा फिर से कामयाब कैसे कहा जाए? मैंने तो लाहौर वालों का सुना नहीं, हो सकता है एक आध गाड़ी आई हो सकता है एक आध गाड़ी इस्लामाबाद पिंडी से भी आई हो। ये खालिसतन जो था वो सवाबी मर्दान और पेशावर का जलसा था, जिसमें दीगर अजला की तादाद खासकर खैबर पख्तूनख्वा की जनूबी अजला की तादाद भी न होने के बराबर थी। इसी वजह से इतना बड़ा जलसा जिसे तवक्को की जा रही थी वो नहीं था। ठीक है सजाद मीर साहब, अगर आज स्वाबी जलसे का हम जायजा लें तो जिस तरीके से लिहाज अली ने भी बताया कि 8 से 10 हज़ार, जबकि ये कहा जा रहा था कि अब क़यादत जुनैद अकबर साहब के पास है, पार्टी की तंजीम जो है अब इस जलसे को कामयाब करेगी, सूबाई हुकूमत का तावन भी नहीं होगा। ये तो नज़र आया कि सूबाई हुकूमत अगर अली अमीन गंडापुर सब साथ ना हो तो जलसा तो पहले जलसों से भी बहुत कम हुआ। देखें, ये तो उन्होंने अपने आप को ट्राई किया है कि सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके, अली अमीन गंडापुर के जरिए से पैसे भी इस्तेमाल करके, वसाइल भी इस्तेमाल करके और दूसरी मैन पावर भी इस्तेमाल करके वो कुछ बंदे इकट्ठे कर लेते हैं। अब इस बार जब जलसा किया गया तो पता चला कि उनके यहाँ, मैं ये नहीं कहता कि उनके फॉलोअर्स नहीं है, मैं ये कहता हूँ कि उनके साथ ऐसा क्राउड है जो इस तरह की रैलियां, जलसे और इस तरह के बाजारों के ज्यादा हामी नहीं है, वहां नहीं आया करते। सन 14 में नहीं आए थे, 14 में भी जलसे जो थे वो तारुल कादरी के हुआ करते थे और इन्होंने पास ही अपनी एक छोटी सी जलसी लगाई होती थी जो दिन में खाली हुआ करता था, वहां कोई नहीं हुआ करता था। रात को 1000, 1500, 2000 जितने भी आप 4000, 5000 कह लीजिए लोग इकट्ठे हो जाते थे, तमाशा देखते थे। मैं उन लोगों को जानता हूं जो लाहौर से जाते थे, रात यहाँ गुजारते थे और उसके बाद वहां जाके कुछ वक्त अपनी शक्लें दिखाते थे और वापस आ जाते थे। कुछ ऐसे लोग भी थे जो वहां होटलों में ठहरते थे और जलसे में शामिल हो जाते थे। ये क्राउड ही वो नहीं है, ये जिसको आप इनकलाबी क्राउड समझते हैं कि कोई इनकलाब के जरिए से ये हुकूमत का तख्ता तलपट कर देंगे, उल्ट के रख देंगे और मुल्क में एक ऐसा निजाम ले आएंगे जिस निजाम के वो ख्वाब देख रहे हैं, तो ये पहले दिन से ही तय है कि ये बात गलत है। अब बार बार वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए इस किस्म के मुजाहरे करते हैं, कभी जलसे, कभी रैलियां, कभी कुछ और। ये तो अपने आप को जिंदा रखने का एक तरीका है, वसीला है और इसके सिवा कुछ नहीं है। यानी अगर कोई समझता है कोई भी उनकी चीज कामयाब हुई है जिसमें इमरान खुद मौजूद थे और जिसमें वो गए थे पिंडी के बाहर मुजाहरा करने, हेलीकॉप्टर से जायजा लेने के बाद और लंगड़ाते हुए पहुंचे थे, इसलिए कि उनका ख्याल था कि अगर वो जलसा कामयाब हो गया तो आर्मी चीफ उनकी मर्जी का मुतय्यन होगा। वो नाकाम हो गया था, बाकी छोड़िए। उसके बाद जितने जलसे हुए हैं, कितने लोग आते रहे हैं, ये एक धौंस धांधली, हमारे क्रेने साथ ला रहे हैं, रास्ते में जो रुकावटें होंगी उड़ा देंगे, हटा देंगे, ये कर देंगे और आप हंगामा के बाद पहाड़ों पर चढ़ गए, पहाड़ों पे हो गए, हमने पता नहीं छुप छुपा के फिर वापस वाले असेंबली में नूलार हो गए हैं। तो ये कोई ड्रामे तो हो सकते हैं, ये जमहूरियत की शान नहीं है ना, ये वो एहतजाज है जो जमहूरियत डिमांड करती है। एक गैर जमहूरी एक मुजाहरे हैं जिस पर करके वो अपनी जो अपने आप को लोगों को जाहिर करते हैं। लोगों को मालूम है कि इस तरह ना उनका लीडर छुटेगा, ना उनकी इतनी ताकत है कि वो उनको छुड़ा सके। वो अगरचे अपने आप को जिंदा रखने के लिए और रास्ता उनको नजर नहीं आता, वो इस रास्ते को अपनाते हैं, एंजॉय करते होंगे या कुड़ते होंगे, कुछ भी करते होंगे, इसके सिवा इसका कोई रास्ता नहीं है। और स्वाबी का ये तो अभी मालूम था, पहले जलसों में तो फिर शोर मचा दिया करते थे, अली अमीन गंडापुर कुछ कर दिया करते थे, कुछ शोर मचा रहे थे कि हम आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं, फतह कर लेंगे, बानी को रहा कर लेंगे। यहाँ तो कुछ भी नैरेटिव नहीं था, यहाँ तो हम हर जगह करेंगे जलसा, शहर करेंगे, हर उसी में करेंगे, वो करेंगे, बस कहने की बातें थी, हो गई। वल्लाह खैर सलाम। अब अगला बराना आता है, देखें उसमें क्या कहते हैं, क्या करते हैं। और ठीक है, मैं आता हूँ वापस आपकी तरफ सजाद मिसा। इसार राणा साहब, अगर हुकूमती स्पोर्ट, खुलम खुला स्पोर्ट, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कुछ गाड़ियाँ वहाँ पे बल्दिया की इस्तेमाल हुई, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की गाड़ियाँ भी इस्तेमाल की गई, लेकिन अगर खुलम खुला KP के हुकूमत साथ ना हो
तो इस्लामाबाद की तरफ फिर एहतजाज कैसे होगा, जिसका इजहार अभी जुनैद अकबर साहब कर रहे हैं? क्योंकि माजी में तो अली अमीन गंडापुर साहब के पास पूरी फोर्स थी, पुलिस के साथ, लॉ लश्कर के साथ इस्लामाबाद की तरफ आते थे। अब अगर वो ऐसा नहीं होता तो आज भी जलसा कोई बड़ा मुतासर कुन नहीं था, तो क्या होगा? देखिए, जो जलसे भरने की एक साइंस है ना, उसमें 2-3 चीज़ें बड़ा मैटर कर रही होती हैं। एक तो क्राउड पुलर कोई होना चाहिए जिसकी वजह से लोग आए या जिसको सुनने के लिए आए, और जब वो नहीं होते और बैरिस्टर गौहर जैसे ठंडे राग वाले लोग होते हैं या जुनैद अकबर साहब जैसे, वो उस तरह के लोगों को नहीं वो अपने इर्द गिर्द इकट्ठा कर सकते। बहरहाल उनमें गंडापुर में ये खूबी तो थी कि वो बड़क मारते थे, कोई उल्टी सीधी बात कह देते थे, कसम खा के कि हम डाला जाएंगे, लोगों को गरमाने का उनके पास एक आर्ट था। लेकिन अब जाहिर है वो भी हट गए, और इसमें भी कोई शक नहीं कि पीटीआई की क़यादत जो है वो आपस में वो एक पेज पे नहीं है और वो तकसीम है, तो उसका नतीजा जो है इन जलसों की शक्ल में भी नज़र आ रहा है। और वैसे भी अगर आप देखें ना कि सरकारी वसाइल से और इस तरह जलसे कामयाब होने होते, तो नवाज शरीफ साहब जब आए थे तो मीनार पाकिस्तान में पूरे मुलाजमीन की हाजिरियां लगी थी, जन्नत की टिकटें बांटी गई थी, ताकतवर इदारे भी साथ थे, इंतज़ामिया भी साथ थी, तब भी वो जलसा नाकाम हो गया था। हालांकि वो तो एक अरसे बाद लाहौर आए थे और बंदे पूरे नहीं कर सके थे। तो एक बंदा अंदर है जेल में और वो ही असल क्राउड पुलर है, तो ये नीचे जो लोग हैं वो ये चलते रहते हैं इसी तरह, ये मैटर नहीं कर रहे होते। लेकिन असल चीज़ ये है कि पीटीआई अब ये जो केपी के हुकूमत की छतरी है उससे बाहर निकल रही है। आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है कि जुनैद अकबर साहब जो हैं वो कारकुनों को इस तरह पे ले आएँ कि वो उनके साथ चलें, लेकिन मेरी किताबों में कोई आने वाले कुछ अरसे में कोई इस्लामाबाद पे चढ़ाई वढ़ाई का कोई पीटीआई का मुझे नज़र नहीं आ रहा, ना उनका ऐसा कोई मूड नज़र आ रहा है। बयानात अपनी जगह चलते रहें, लेकिन ये भी उन्हें भी पता है कि हम इस्लामाबाद अब इस तरह चढ़ाई नहीं कर सकते, और या हम वो जो अग्रेसिव सियासत है वो, खैर वो माजी में भी कोई अग्रेसिव सियासत में उन्होंने कोई बंदे नहीं मारे, कोई उन्होंने कोई तो आग शाग नहीं लगाई, ये रिसेंट पास की बात कर रहा हूँ। और जो 26 नवंबर को हुआ, जैसे उन लोगों के बंदे मरे, जिस तरह वो एतराफ़ भी हो रहा है इधर उधर से, तो जाहिर है एक पार्टी है, वो कोई जंगजू पार्टी थोड़ी है कि वो हर दफ़ा नए असले के साथ आ जाएगी। उसके साथ वर्कर ही है ना, जो इंसान है। पंजाब में जो जिस तरह पुलिस ने किया 9 मई के बाद, वो कोई ढका छुपा तो नहीं है, तो जाहिर है वो उनकी एक लिमिटेशंस हैं, वो उसमें खेलते हैं। ठीक है उस्मान साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जैसे कि राना साहब बात कर रहे हैं कि एग्रेसिव सियासत तो करेंगे लेकिन इस्लामाबाद पे चढ़ाई नहीं होगी, कुछ पीटीआई अपने आप को असरनोज का जायज़ा ले रही है कि अगर मुज़ाकरात हों, बातचीत हो, उससे बेहतर रास्ता निकले, या जारहाना सियासत से जो उनको फ़ायदा नहीं हो सका उससे पीछे हटी है? मलिक साहब बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल ये है कि जो जैसे राना साहब ने बात की कि एक तो अंदरूनी इख्तलाफात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, एक वो, और 2 बार जैसे उन्होंने कहा है कि एक तो ठंडा राग है और दूसरी तरफ गर्म राग है। तो अगर अली अमीन गंडापुर साहब की सियासत को हम देखते हैं कि उन्होंने कारकुनान का लहू गरमाया और मारेंगे मर जाएंगे, जिस तरीके से भी वो लेस होके इस्लामाबाद पर उन्होंने चढ़ाई की, और उसके बाद अपना मिशन अधूरा छोड़ के वापस चले गए, और उसके बाद ले दे कारकुनान की तरफ से काफ़ी होती रही है। और ये पहला इम्तहान था स्वाबी में उस एपिसोड के बाद कि एक मायूस कारकुन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो तो अपनी कश्तियाँ जलाकर इस्लामाबाद की तरफ आ रहा था, और उसके बाद मिशन अधूरा छोड़ के उसको वापस जाना पड़ा। और आज का जो जलसा था उस मायूसी का भी इजहार मैं समझता हूँ कि वो था। और बात ये बिल्कुल सही है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इतना बड़ा रिस्क अब नहीं ले सकती कि वो एक बार फिर, अगर जुनैद अकबर साहब हैं या बाकी जो लोग हैं माइनस अली अमीन गंडापुर, वो इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई करें, तो मुझे मुमकिन नज़र नहीं आता। दूसरी जानिब आज उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा और उमर अयूब साहब ने भी आज कहा कि हमने मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद कर दिया है। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी गलती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अगर वो मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद करती है। अगर उन्होंने अपनी सियासत को जिंदा रखना है, सियासत के अंदर गुंजाइश पैदा करनी है, मुज़ाकरात करने पड़ेंगे आपको। नहीं, वो कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त देखें अली अमीन गंडापुर की क्या कैपेसिटी, हैसियत क्या है। उनको एक, मुझे लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता साइडलाइन किया चला जा रहा है कि जनाब जो मतलूबा रिजल्ट हैं, अब रोज़ खबर आती है, बानी पीटीआई साहब ये कहते हैं कि जनाब वो ये कारकुन खुश नहीं है, मसाइल हल नहीं हो रहे। अली अमीन गंडापुर के हवाले से कई बातें हैं ना कि
राब्ते कहीं और हैं, बाकी सारे मसाइल वो आप भी जानते हैं, लेकिन इस वक्त तक जुनैद अकबर साहब को उन्होंने फ्रंट सीट पर बिठाया है, तो ये इम्तहान है बहुत बड़ा। तो मुझे नहीं लगता कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से राय फरार इख्तियार करती है तो उसके लिए सियासत में आने वाले दिनों के अंदर कोई गुंजाइश पैदा हो सकती है। ठीक है उस्मान साहब, एक ब्रेक लेने, कमर्शियल ब्रेक, उससे वापस आएंगे तो सज्जाद मीर साहब और दीगर मेहमानों से ये भी पूछेंगे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ये कहती थी, धमकी दिया करती थी कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, किसी सूरत भी इन चोरों के साथ नहीं बैठेंगे, आज अली अमीन गंडापुर धमकी दे रहे हैं कि मुज़ाकरात तो तुम्हें करने पड़ेंगे। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। सज्जाद मीर साहब, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो कहा करती थी कि ना चोरों के साथ बैठेंगे ना मुज़ाकरात करेंगे, बल्कि इन जो है दोनों सियासी जमातों के साथ तो हम बैठ ही नहीं सकते, वो धमकी दिया करते थे कि हम नहीं बैठेंगे। लेकिन आज अली अमीन गंडापुर साहब एक नई धमकी दे रहे हैं कि मुज़ाकरात आपको करना होंगे, मुज़ाकरात आपको करना पड़ेंगे। तो ये आप समझ रहे हैं कि अब तहरीक इंसाफ ये सबक सीख चुकी है, वो मुज़ाकरात के रास्ते ही कोई अपने लिए अपने सियासी जो है अमल को आगे बढ़ाएगी, या जो राना साहब बात कर रहे हैं कि नहीं अब इस्लामाबाद की तरफ फौरी आने का कोई इम्कान दिखाई नहीं देता? नहीं, ये बात लगती ये है कि जब उन्होंने ये आखिरी अटेम्प्ट की है उसके बाद उनको यकीन आ गया है कि इस तरह की अटेम्प्ट करना, इस्लामाबाद की तरफ बढ़ना जो है ये फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकता। उससे पहले उनको गालबन, मेरा ख्याल है, मैं गालबन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ एहतियात के तौर पर, वरना यकीनन यही बात थी कि उनका ख्याल था कि उनकी गालबन अस्करी अदारों में लॉबी मौजूद है और मजबूत लॉबी मौजूद है। मैं कोई फैज़ हमीद की तरफ इशारा नहीं कर रहा, एक लॉबी हर जगह मौजूद होती है, ब्यूरोक्रेसी में होती है, मुख्तलिफ जगह मौजूद होती है। उनका ख्याल था कि उनकी कुव्वत मौजूद है, और उनका यह भी ख्याल था कि एक्स आर्मी मैन का कुछ एक वफद भी मिला था जिनका अंदाजा था कि ये इस शख्स को आना चाहिए या इनके बारे में अच्छी राय रखते थे। तो उनका ख्याल था कि शायद वो एक बगावत पैदा करते, बगावत का लफ्ज़ तो बुरा होगा, तेज होगा, शदीद होगा, गालिबन उनका ख्याल था कि दबाव पैदा कर सकते हैं, यूं कह लीजिए, और उस दबाव के जोर पर हुकूमत मजबूर हो जाएगी या एस्टेब्लिशमेंट मजबूर हो जाएगी कि इमरान को इक़्तिदार वापस करे। अब उनको लगा कि यह काम चल नहीं रहा, और जहां की खबरें आई, शुरू में भी आई, बाद में भी आई, कि ये जो फुलझड़ी थी ये नहीं चली, और उन्होंने साफ कह दिया कि भाई ये जो मामलात हैं ये मामलात उनको तय करने दें जिन्होंने तय करने हैं, जो साबिक है वो भी अपने घर बैठे, और जिनका इनका बराह रास्त ताल्लुक नहीं है वो इसको बगावत समझेंगे। ये 9 मई तक का ये वाकया जो है वो इसी ख्याल के साथ लड़े गए। 9 मई के बाद उनको कुछ एहसास हुआ कि शायद गलती कर बैठे हैं, लेकिन गालिबन वो गलती करने के बाद उनको अंदाजा ये ख्याल हुआ कि अब इस गलती को दबाया जाए, इसकी जो कुव्वत पैदा हुई है उस कुव्वत के मुजाहरे के तौर पर कुछ ना कुछ आगे बढ़ने की कोशिश की जाए, और शायद गीदड़ भभकियां काम दे जाए, और शायद बात बन जाए, और शायद इस तरह की सूरत पैदा हो जाए कि कोई अफ़वाह तफहीम का रास्ता निकल आए। लेकिन मेरे ख्याल में अब बानी पीटीआई को इस बात का एहसास हो चुका है कि ऐसा कोई दाव चलने वाला नहीं है। उनके लिए एक फ्रस्ट्रेशन भी है। वो, मैं हमेशा कहा करता हूं कि इमरान इस कौम के लिए असासा है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक बहुत जोरदार पर्सनैलिटी थी और मुल्क के लिए बहुत काम कर सकते थे, लेकिन इस तरह की गैर सियासी हिकमत अमली ने जो उन्होंने सियासत में इख्तियार की, यानी गैर सियासी हिकमत अमली जो उन्होंने सियासत में इख्तियार की, इसने उनको फंसा दिया है। देखिए, जितने सियासतदान गैर सियासी पस मंजर के बगैर हमारे यहाँ आए हैं उनके लिए मुश्किलात ही पैदा हुई हैं। मिसाल के तौर पर असर खान को मैं साफ तरीन सुथरे 3 सियासतदानों में समझता हूँ, लेकिन वो सियासी आदमी नहीं थे, और उसके ज़माने में, जिस ज़माने में उनके साथ भुगती रहे या मलक गुलाम जिलानी रहे या वो लोग रहे जिनका सियासत ताल्लुक था, उनकी पॉलिसियाँ कुछ ना कुछ सियासी हुआ करती थी। लेकिन जब पॉलिसियाँ गैर सियासी लोगों के पास रही, मलक वजीर अली रहे, दूसरे लोग रहे जिनमें कोई शक नहीं है कि बहुत नफीस लोग थे, उस वक्त तक वो सियासत को सियासी तौर पर ढीला कर सके। ऐसे नसरुल्लाह खान से मार खा गए, पीएनए बनी और उठा के उन्होंने, उसके बाद जियाउल्लाह आया, जेल में डाल के छुट्टी कर दी उन्होंने। तो इनका मामला भी ये है कि ये आए तो है ये, लेकिन इनका मामला ये है, ये किसी सियासी कुव्वत को मानने को तैयार नहीं है, अपने साथ खड़े करने को तैयार नहीं है। इनके साथ खड़ा वो होता है जो गैर सियासी किस्म का बंदा होता है, और गैर सियासी किस्म का बंदा पसंद होता है, जल्दी भाग जाता है। और दूसरी तरफ इनका रवैया जो होता है
वो इनको वहां पहुंचा देता है जो एक गैर सियासी बयानिया होता है, नैरेटिव होता है। भाई आज तक कभी हुआ है कि किसी ने फौज के साथ लड़के इस तरह इक़्तिदार हासिल किया और जिस तरह आप करना चाहते हैं? आप गुजरे हैं इस अमल से, आपने इन लोगों की मदद ली है, आपने इन लोगों की मदद के जरिए से ही अपनी मुहिम लॉन्च की थी। उसके बावजूद भी आप अपनी कैंपेन को उन बुनियादों पर इस्तेमाल करना चाहते हैं जिन बुनियादों पर इस्तेमाल नहीं हुई जा सकती। और खासतौर पर वो वर्कर जो आपके साथ है, मैं ये नहीं कहता मम्मी डैडी का वर्कर है, बल्कि वो ऐसी क्लास है, भले लोग हैं, कोई शक नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान जो है वो बड़ा कमाल के लोग हैं, लेकिन जिस काम के लिए आप उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए आपको उनकी ताकत उनके तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगी अगर आप वो सलीका जानते हैं। ठीक है इसार राणा साहब, हमारे यहाँ जो कल्चर अक्सर जो प्रो एस्टैब्लिशमेंट होता है फिर एंटी एस्टैब्लिशमेंट बन जाता है, यही हमारी सियासत का अलमिया है। प्रो एस्टैब्लिशमेंट से एंटी एस्टैब्लिशमेंट बन के कामयाबी हो सकती है। दूसरा, ये जो खत पे खत लिखे जा रहे हैं, इसका कोई फायदा होगा? देखें, दो चीज़ें भाई, एक तो ये कि ये बात हम मुसलसल करते हैं, प्रो एस्टैब्लिशमेंट होता है फिर एंटी हो जाता है, लेकिन बहरहाल मैं तो बस एहतराम यही कह सकता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट होती क्यों है सियासत में, तो हम इससे ज़्यादा नहीं मैं कह सकता। दूसरी बात ये कि बुजुर्गवार ने, सज्जाद मीर साहब ने बिल्कुल ठीक है, इमरान खान जो है वो एक ज़ोरदार शख्सियत है और पाकिस्तानी सियासत में ज़ोरदार शख्सियत नहीं, दुमदार शख्सियत चलती हैं जिनकी दुम में वाइब्रेशन रहे और वो हर वक्त हिलती रहें। तो जाहिर है ज़ोरदार नहीं चलते, भुट्टो से लेके इमरान तक वो नहीं एक्सेप्ट हो सकते। बाकी रही ये बात ख़त वाली, तो ख़त का मैं आपको बताता चलूँ कि ख़त इमरान खान, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तारीख़ के अंदर कोई एक FIR दर्ज कर रहा है। वो जो चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिखता है, वो कभी इधर लिखता है, उसे पता है इसका कुछ रद्द-ए-अमल नहीं आना, इसका कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन वो शायद तारीख़ के अंदर एक FIR बना रहा है, एक हिस्ट्री का हिस्सा बना रहा है, जिसमें वो एक एक करके चीज़ें सारी जो है ऑन रिकॉर्ड लेके आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये ख़त शायद अभी तो इसका कोई वो ना हो, लेकिन शायद तारीख़ कभी इसका ज़रूर फैसला करेगी। और गालिब ने कहा था कि कासिद के आते आते ख़त एक और लिख रखूँ, मुझको खबर है क्या वो लिखेंगे जवाब में, तो उसे भी पता कि जवाब में क्या लिखेंगे, लेकिन वो लिखे जा रहे हैं और देखते हैं कब तक लिखता है और देखते हैं कब तक ये सिस्टम ऐसे ही चलता है। लेकिन मेरी राय में अगर पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ सकता है तो वो सिर्फ एक शख्स इमरान खान है जो ला सकता है। आज उसके साथ इंसाफ कर दें, सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा। लेकिन राणा साहब, क्या ऐसा सियासी इस्तेहकाम आ सकता है कि इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए थे तो उनका टारगेट ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, अगर उनको वापस इक़्तिदार मिलता है तो वे फिर पॉलिटिकल पार्टीज को टारगेट करेंगे, इस्तेहकाम कैसे आएगा? नहीं, बिल्कुल मलिक साहब, मैं देखें, इमरान खान साहब जब हुकूमत में आए तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े ब्लंडर किए। कहते हैं ना लोग के वो एस्टेब्लिशमेंट के उस पर आए, तो वो आने के बाद कुछ ऐसा कर सकते थे जिससे पॉलिटिकल एक जो कसाफत है वो कम हो जाती। मैं इस बात के हक में हूं कि हम जब तक ये नफरत की दीवार ख़त्म नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं इस बात के हक में हूं कि जब तक हमारी पॉलिटिकल क़यादत और हमारे जिम्मेदारान अपनी अपनी अनाओं से बाहर नहीं आएंगे, हम पाकिस्तान में ना सियासी इस्तेहकाम ला सकते हैं ना मुआशी इस्तेहकाम ला सकते हैं। इसके लिए सबको अपनी अपनी अनाओं को एक साइड पे करके, ये कौन सा हुआ कि अगर इमरान खान आएगा तो अब वो जो कुछ अब हो रहा है उसका बदला लेगा। PTI की क़यादत कह रही है कि जी हम ऐसे करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि इससे पाकिस्तान कहीं आगे बढ़ सकता है। और मैं नहीं समझता कि नफरत के जरिए हम कोई दुनिया के अंदर कोई झंडे गाड़ सकते हैं। एक बात सुन लीजिएगा, नेल्सन मंडेला का आपको याद होगा, जब उसने वो हल्फ उठाना था तो उसने कहा कि जो मेरा जेलर था उसे सबसे आगे बिठाना है, और उसकी वजह से लेट हो गई, जेलर कहीं लेट हो गया था तो उन्होंने रोके रखी अलबरदारी। और वो जेलर था जो जब नेल्सन मंडेला को प्यास लगती थी तो उनके सामने खड़े होकर पेशाब कर देता था। बड़े लोग वो होते हैं जो माफ करके आगे चलते हैं। और पाकिस्तान का वाहिद हल ये है कि पाकिस्तान के तमाम जिम्मेदारान, तमाम स्टेक होल्डर्स अपनी अपनी अनाओं से और अपनी अपनी नाक से आगे देखना शुरू कर दें, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। ठीक है उस्मान साहब, इमरान खान साहब इतना हौसला है माफ़ करने का, जिसका जिक्र भी राणा साहब कर रहे हैं कि नेल्सन मंडेला का जो बिहेवियर था, हमारे सियासतदानों का ऐसा बिहेवियर है? मुझे नहीं लगता। हम अपनी अनाओं के ग़ुलाम हैं, हम बात दिल में रखते हैं। खान साहब के बारे में भी तो आम मशहूर है ये बात।
और पहली जो बात उन्होंने कही कि ख़त पे ख़त लिख रहे हैं और तारीख़ के अंदर अपना जो है ना वो एक केस दर्ज करा रहे हैं। अभी तो पहले ख़त की मंजिल का नहीं पता कि पहला ख़त जहां उन्होंने लिखा था वहां पहुंचा है नहीं पहुंचा, दूसरा भी पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। एक बड़ा उनकी तरफ से भी वाज़े एक ऐलान आया था कि जनाब हमें ख़त लिखने का फ़ायदा क्या है, जहाँ लिखना वहाँ लिखें, हुकूमत से बात करें। और बात जो आपने कही है कि सियासत जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी का जो है वो मामला होता है कि एक कदम आके आपने जब मुज़ाकरात की टेबल पे बैठते हैं तो आप कुछ लो और दो की बात करते हैं। आप मुज़ाकरात की टेबल पे भी बैठे हैं, बैठ भी रहे हैं, बातचीत आगे बढ़ रही होती है, दोनों तरफ से पॉजिटिव जेस्चर का मुजाहरा किया जाता है। और आज भी सरदार याद सादिक साहब ने जो है फ़ोन किया है, दूसरी तरफ से जवाब यह है कि जनाब नहीं जी नहीं, कोई मुज़ाकरात नहीं होने। तो जब तक हम फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं करेंगे हमारे सियासतदान, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर उसने सियासत के अंदर अपनी गुंजाइश पैदा करनी है, ज़िंदा रहना है, तो मुज़ाकरात करना पड़ेंगे। मुज़ाकरात से ही आगे बात बढ़नी है। एहतजाज आपने करके देख लिया है, उसका कोई हासिल नहीं हुआ। मसला अब यही है कि आने वाले दिनों के अंदर बातचीत आगे मुझे तो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन आज नहीं तो गंडापुर साहब जो धमकी दे रहे हैं ना मुज़ाकरात आपको करने पड़ेंगे, वो एस्टेब्लिशमेंट से कह रहे हैं, सियासतदानों से नहीं कह रहे। नहीं तो एस्टेब्लिशमेंट तो पहले ही कह रही है कि जनाब हमारा तो काम ही नहीं है, जिनसे करने उनसे करें। और बैठे हैं ना, पहले भी तो यही कहते थे ना कि जनाब हमने तो हुकूमत के साथ बैठना ही नहीं है, हमारा तो जो मुखातिब है वो कोई और है। तो आप बैठे ना हुकूमत के साथ, आपने यू टर्न लिया फिर आपने इस बयान से, तो अभी भी आपको हुकूमत के साथ ही बैठना है। अगर जाहिर है अभी भी आज भी जो फैसल जो है चौधरी साहब ने भी आज एक बात कही है, वो ये कह रहे हैं कि जनाब पसे पर्दा बातचीत जारी है। एक तरफ तो ये भी कह रहे हैं कि जनाब धमकी फिर किस चीज़ की लगा रहे हैं। अली मीन गंडापुर साहब अगर फिर दूसरी बात कर रहे हैं, फैसल चौधरी साहब कोई और बात कर रहे हैं, इनके बयानात ही आपस में नहीं मिलते हैं। एक तरफ वो कहते हैं मुज़ाकरात करना पड़ेंगे, दूसरी तरफ उनके वकील कह रहे हैं जो आज भी मिलके आए हैं खान साहब से, वो ये कह रहे हैं कि बातचीत तो जारी। वो किससे जारी है फिर बताएं ना कौम को। वही जो अली मीन गंडापुर साहब कहते हैं ना 89% 90% मामला तय पा गए थे। हाँ। बनी गाला नथिया गली फिर मामला रुक गए। किसने रोके? अली मीन साहब तो यही तासर दे रहे हैं ना कि कहीं मैंने जो दी थी प्रपोजल वो कबूल कर ली गई थी। तो फिर जब प्रपोजल कबूल कर ली गई थी, अली मीन गंडापुर साहब की बात अगर मान ली गई थी, इसका मतलब बानी पीटीआई ने रोक दिया, फिर उनको बातचीत फिर रुक गई। अगर मुज़ाकरात 80% बातचीत तय हो गई है तो इसका मतलब ये है कि फिर कौन सा तीसरा हाथ है जो इनका मुज़ाकरात को कामयाब नहीं होने देना चाहता। यहाँ प्रोग्राम एक ब्रेक का वक्त है, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। सजाद मीर साहब, अगर हम आए एक साल की इस परफॉर्मेंस पे, आज अपोजिशन का योम स्याह था, हुकूमत का योम तामीर और तरक्की था। हुकूमत के दावे हैं कि मईशत जो है वो बहुत बेहतर हो चुकी है, अपोजिशन इसको मानती नहीं है। आपको लगता है कि अपोजिशन का योम स्याह दुरुस्त था या हुकूमत का योम तामीर और तरक्की? देखें, ये तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन ये बात यह है कि ये बात तो इमरान खान ने खुद मानी है कि मईशत संभल गई है। ये उसने कहा कि संभल तो गई है लेकिन आगे नहीं चल रही, और ये बात उसने जेल में सहाफियों को अलग ऐलान कही है, कुछ छुप के नहीं कही है। वो हर बात पे मोहतात नहीं रहते, कभी वो बात कह जाते हैं जो सियासतदानों को नहीं कहना चाहिए या नहीं कहना होती। उसने खुद ये कहा है। इसमें अगर तजिया किया जाए कि मईशत को अपनी पाँव पे खड़ा करने की बात है, यकीनन एक साल में ये स्टेप तो फॉरवर्ड हुआ है कि मईशत हमारी खासी हद तक इस तरह स्टेबल हुई है कि हम अब कम से कम अपने पाँव पर खड़े होने के काबिल हो गए हैं। लेकिन ये कोई काबिल फख्र कोई हिस्सा नहीं है। इस मईशत को बिल्कुल रवा रखने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए सारे इस बात को मानते हैं कि कम से कम 2.5-3 साल का वक्फा दरकार है। उसके बाद ये नहीं कि मईशत बड़ी बकट बांटने लगेगी, बल्कि उसके बाद वो सिचुएशन पैदा होगी कि हम ये ख्वाब देख सके कि मईशत किस तरह सुधर कर मुल्क को बेहतर कर सकती है। आपकी ज़राअत अभी नहीं बढ़ रही, उस पर कई प्रॉब्लम पैदा हो रहे हैं। आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें अभी शरह सूद आ नहीं रही है, लेकिन इस आधी शरह सूद पे भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हुए डरते हैं। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो किस में करते हैं? आप इंपोर्ट को रोकते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं कि IT करो, इन्वेस्टमेंट करते हैं कि माइनिंग करो, इन्वेस्टमेंट करते हैं कि वो चीज़ें जो मुल्क के अंदर है उस पर जोर दिया जाए। अपनी इस लिमिटेशन के साथ आप जो कुछ करना चाहते हैं उसमें यकीनी तौर पर आपका स्टॉक मार्केट बहुत बेहतर हुआ है, जैसा कि आपने शुरू से कहा है। और मैंने तो अपनी जिंदगी में स्टॉक मार्केट को इस हद तक छुपते हुए नहीं देखा है। आपकी डॉलर की कीमत कम हुई है, लेकिन जो कम हुई है वो डॉलर की कम तरीन कीमत से कई गुना ज्यादा है। यानी 12 रुपए भी वो 287-88 जो है
कभी डॉलर तो आपका 4.25 रुपए था, चलिए हमने फिर देखा उससे 30-40 रुपए होते हैं, फिर हमने देखा 100 के अंदर रहा, काफी अरसा रहा, और फिर ये जो शूट किया है तो किसी के काबू में ना आया ना आएगा। लेकिन सारे बाकी इशारे जो है वो पॉजिटिव हैं, और उन पॉजिटिव इशारियों को इस्तेमाल करना, अपनी मईशत को बेहतर करना, ज़राअत और बड़ी इंडस्ट्री को जब अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी, और फिर आप सर्विसेज के जरिए से, जैसे IT वगैरह के हम पैसे कमाने लग जाएंगे, माइनिंग से कमाने लग जाएंगे, और आपकी शरह नमू 6 से 7% तक हो जाएगी, तब आप कह सकेंगे कि आप इस काबिल हुए हैं कि आपकी मईशत अपने पाँव पे खड़ी हुई है। इन्होंने सहारा दिया मईशत को, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी मंजिल बहुत दूर है। और गालबन ये हुकूमत बगालबन का ऐसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये हुकूमत तस्लीम करती है, शहबाज शरीफ तो कम अज कम तस्लीम करती है कि हमने मईशत को स्टेबल तो किया है, मगर इसको आगे बढ़ाने के लिए अभी बड़ा वक्त दरकार है। और यकीनी तौर पर ये इस वक्त के लिए बहुत सी प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, मईशत की प्रॉब्लम है, सियासत की प्रॉब्लम है, और सब हल होने चाहिए। जो कहता है सियासत की ऐसी तैसी, इमरान जेल में रहता है तो जेल में रहे, वो तकरीरें करता है तकरीरें करे, नहीं भाई, सब चीजों का असर पड़ता है, और इन चीजों का पॉजिटिव असर पड़ेगा जब ये मसले हल हो जाएंगे। ये कैसे हल होते हैं ये तो देखें, आने वाला वक्त ही बताएगा। ठीक हो गया। एहसान राणा साहब, आप हुकूमत के इस दावे से इत्तेफाक करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज साल पहले 60,000, आज 1,10,000, इन्फ्लेशन 28% थी, आज 6% है, इंटरेस्ट रेट 20% था, आज 12% है, रेमिटेंस जो है वो $2.25 बिलियन थी, आज $17.8 अरब हैं। ये दावे आप मानते हैं? वो एलन मस्क ने तो मैसेज भी कर दिया कि यार वो मरीख पे जो मैं रॉकेट भेज रहा था, वो स्टॉक एक्सचेंज आपकी इतनी ऊपर चली गई कि मेरा रॉकेट उधर टकरा गया, उसे जाके इतनी बुलंदी पे ले गए आप। लेकिन मुझे तो हैरत इस बात की है कि मुझे तो स्टॉक एक्सचेंज से भी कोई मतलब नहीं, रेमिटेंस से भी कोई मतलब नहीं। पिछले 1 साल में आटा महंगा, चीनी महंगी, दालें महंगी, घी महंगा, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, मुर्गी महंगी, कौन सी चीज है आम आदमी के इस्तेमाल की जो सस्ती हुई है? मुझे बता दें। मुझे क्या करना है भाई स्टॉक एक्सचेंज से? मुझे क्या रेमिटेंस से है? सस्ती हुई है पंजाब में। चले ऐसा करते हैं, ऐसा करें कि अब आप तो मुझे कोई 10 दिन बाद बुलाएंगे, नहीं तो मैं कल कंपैरिजन निकाल लेता हूँ और आपको बता देता हूँ कि 1 साल में आटा कितना महंगा हुआ है। अभी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले बिजली घी महंगा हुआ है, चीनी महंगी हुई है, आटा महंगा हुआ है, ये सारी चीजें, दालें महंगी हुई हैं, मुर्गी का गोश्त जो आम आदमी खा लेता था वो महंगा हुआ है, पेट्रोल महंगा हुआ है, अभी हुआ है परसों 3 दिन 4 दिन पहले पेट्रोल महंगा हुआ है, डॉलर अपनी बुलंदी पे है। मुझे क्या इनसे गर्ज है कि भाई क्यों स्टॉक एक्सचेंज कहाँ गई और किस मसनूई तरीके से जा रही है? मुझे इससे नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे रोटी मिल रही है कि नहीं खाने को, मैं बिजली का बिल देने के काबिल हो रहा हूं कि नहीं हो रहा हूं। इस बार जो गैस के बिल आए हैं वो नया है, आप देखिएगा एक तूफान है पाकिस्तान में, जो लोगों को गैस के बिल आए वो कई हजार रुपए के बिल आए छोटे छोटे घरों में। आप मुझे सुना रहे हैं जी इतने पैसे बढ़ गए। मैं देख रहा हूं कि गरीबों के बच्चे स्कूलों से उठ रहे हैं, उनके पास किताबें नहीं है, उनके पास फीस अदा करने के पैसे नहीं है, उनके पास जिंदा रहने के पैसे नहीं है। आप मुझे जो मर्जी गोरख धंधे सुनाए जाए, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है उस्मान साहब, 28% का इन्फ्लेशन थी जो है अगर 6% पे आ गई है तो फिर तो राणा साहब की बात दुरुस्त है, चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। ये चीज़ें सस्ती हुई भी हैं। अब ये देखें ना कि जो 1.5 साल पहले जो कीमतें थी उसमें पिछले साल कमी का हमें ट्रेंड देखने में मिला। अब फिर रमज़ान करीब आने वाला है तो हमारा तो ये अलमिया है ना कि जैसे कुछ ऐसा कोई त्यौहार आता है, ऐसा कोई महीना आने लगता है तो हम कीमतें ऊपर। अब लेकिन मसला ये है कि ख़ुद इमरान खान साहब इस बात की जो है वो तईद कर चुके हैं कि हुकूमत ने इकानमी में स्टेबिलिटी पैदा की है। ख़ुद असद उमर साहब इमरान खान साहब के वज़ीर ख़जाना भी रहे हैं, वो भी ये मान चुके हैं कि भाई हुकूमत कुछ कर रही है। मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं ज़ाहिर है वो नवाज शरीफ साहब के मुखालिफ हैं, शहबाज शरीफ साहब के मुखालिफ हैं, लेकिन बात यह है कि बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इस वक्त सबसे जो ज़रूरी काम है वो है इस मुल्क के नौजवान के अंदर ये एहसास पैदा करना है कि इस मुल्क में उसके लिए बहुत से मौक़े मौजूद हैं।
कि वो मायूस होकर बाहर का रुख ना करे। जिस तरीके से जो वाक़यात कश्ती के हो रहे हैं, ये किस वजह से हो रहे हैं कि आपको यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही। तो ऐसा माहौल पैदा करने की ज़रूरत है। यकीनन जैसे सजाद मीर साहब ने कहा कि वो एक आध साल में नहीं होता, लेकिन एक अगर इकॉनमी की सिमत दुरुस्त है तो आने वाले सालों में हमें उम्मीद है कि हमें अच्छी खबरें सुनने को मिलें। मोहम्मद उस्मान साहब, इसार राना साहब, सजाद मीर साहब, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।